दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर और वो लोग उस गुफा में घुस चुके थे। लेकिन जैसे ही समर ने देखा कि कुछ लोग उस ताबूत के ऊपर खड़े हैं और ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा हिलने लगा था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। समर की पारखी नजरों से उस ताबूत के अंदर भी देख लिया था, लेकिन वो भी ये जानने के लिए उत्सुक था कि इसके अंदर कोई जिंदा प्राणी है या मरा हुआ। अब आगे दोस्तों, 177वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर भी स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहां से अपनी कहानी को देखते हैं। चलिए, आज के 177वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। ये देखकर समर ने बोहें चढ़ा ली। सिर्फ मृत लोगों को ही ताबूत में दफनाया जाता है, इसलिए कोई हलचल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ढक्कन का हिलना इस बात का प्रमाण था कि अंदर कोई जिंदा प्राणी होगा। तभी एक बार फिर ताबूत का काला ढक्कन खिसक गया। इस बार ये पिछली बार की तुलना में अधिक, लगभग 1 उंगली जितना खुल गया। समर ने अपनी सांस रोक ली। उस काले ताबूत के छेद से एक बैंगनी काली उंगली बाहर निकली। ये उंगली स्याही जैसी काली, लंबी और डरावनी थी, जिससे एक ठंडी और गहरी रोशनी निकल रही थी। समर ने पीछे खड़े होकर गंभीर स्वर में काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, तुम बताओ कि वो क्या है? काले पिल्ले ने सिर हिलाकर कहा, समर, अगर मैं गलत नहीं तो ये एक ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर होना चाहिए। एक मृत शरीर जो एक आत्मा एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर की मौत के बाद पुनर्जीवित होकर बना है। उसकी बात को सुनकर समर के चेहरे का रंग उड़ गया। एक ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर, वो जानता था कि वो कुछ पावरफुल आत्म साधक मौत को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अपनी आखिरी सांस बचाकर अपनी लाश को बदल देते थे ताकि भविष्य में पुनर्जीवित हो सके। लेकिन वे अब इंसान नहीं बल्कि जोम्बल साधक बन जाते, जो लाइफ और मौत के बीच फंसे होते। तभी समर की नजर मिशा पर पड़ी, जो ताबूत के बेहद करीब लड़ रही थी। समर ने उसको वार्निंग देकर जोर से चिल्लाकर कहा, मिशा, पीछे हट जाओ, ताबूत के अंदर खतरा है। समर की आवाज सुनता ही मिशा सतर्क हो गई। उसे समर पर सहज विश्वास था, क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद को राक्षसी मयूर महारानी ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसने एक पल के लिए भी देरी नहीं की। जमीन पर पैर पटके और बिजली की तरह तेजी से पीछे हट गई। जैसे ही मिशा वहां से हटी, एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत का ढक्कन उड़ गया। एक काला साया ताबूत में उठ बैठा। वो कोई जीवित इंसान नहीं था, बल्कि एक काली लाश थी। उसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था। नाखून लंबे और नुकीले थे, और उसकी आंखों में एक गहरा, अंतहीन अंधेरा छाया गया था। मिशा का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने डर कर कहा, एक ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर, वो पुनर्जीवित हो गया है। वो भले ही पावरफुल थी, लेकिन एक ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर के सामने कुछ भी नहीं थी। ताबूत में बैठे शव को देखकर अन्य आत्म साधकों में भी भगदड़ मच गई, लेकिन अब वो बहुत देर हो चुकी थी। ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने अपना दाहिना पंजा घुमाया, जो हवा में एक विशाल काले पंजे में बदल गया। गहरा काला प्रकाश 10 से अधिक आत्म साधकों पर टूट पड़ा। हमला इतना पावरफुल था कि उनके शरीर गुब्बारों की तरह फूट गए। खून की बारिश होने लगी। तभी उससे डरकर नॉर्थ सी का बूढ़ा राक्षस भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने उसे भी निशाना बनाया और उस पर वार कर दिया। एक ही वार में बूढ़े राक्षस का हाथ टूट गया और वह खून थूकता हुआ दूर जा गिरा। वह उनकी ये दुर्दशा देखकर मिशा ने कांप कर समर से कहा, समर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी खतरे में होती। अगर समर ने उसे चेतावनी न दी होती तो वो ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर के पहले हमले का शिकार बन जाती। समर ने अलर्ट करके कहा, धन्यवाद वाली कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सावधान रहना। ज़ोंबी हेवन एम्परर ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और आसपास के करीब 200 निचले लेवल के आत्म साधकों को मौत के घाट उतार दिया। उनका खून बहकर ताबूत की तरफ खींचा चला गया। ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने उसे सोख लिया। खून से मिली एनर्जी से उसका सड़ा हुआ शरीर भरने लगा। उसमें नया मांस उग गया। अब वो और भी पावरफुल और भयानक दिख रहा था। अब वो नॉर्थ सी के पुराने राक्षस, साउथ पोल आत्मा किंग और अन्य कुछ पावरफुल फाइटर ही जिंदा बचे थे। समर, फूल परी और शिवांगी काले पीले कोने में सुरक्षित खड़े थे। समर ने गौर किया कि उसकी
आभा बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दुष्ट राक्षस की थी जिसने उसे अभी देर कुछ पहले मारा था। इसका मतलब था कि यह राक्षस ज़ोंबी आत्म हेवन एम्पर का ही एक क्लोन था। समर का अनुमान बिल्कुल सही भी था। इसी समय ज़ोंबी आत्म हेवन एम्पर की खूनी आंखें सीधे समर पर टिक गई। उसने अपने क्लोन की यादों में समर को पहचान लिया था। ज़ोंबी ने व्यंग्यात्मपूर्ण मुस्कान के साथ समर को धमकी देकर कहा, तुम्हारी मेरे क्लोन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठा दिया और एक विशाल काले पंजे में बदल गया। हवा को चीरता हुआ सीधे समर की तरफ, सिर की तरफ झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि समर को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक उसी समय मिशा बीच में कूद पड़ी। उसने अपने हथेली आगे बढ़ाई और ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर के हमले को रोक लिया। दोनों की टक्कर से एक काला भंवर बन गया। जमीन धंस गई और समर, जो ठीक नीचे खड़ा था, दबाव के कारण घुटनों के जमीन में गड़ गया। उसे लगा कि उसका शरीर कुचला जा रहा है। वहीं टक्कर से मिशा का 4 कदम पीछे हट गई। उसने खून की उल्टी की। एक हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज की फाइटर होने के बावजूद वो असली ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर के सामने टिक नहीं पा रही थी। ये देखकर नॉर्थ सी का बूढ़ा राक्षस और अन्य मास्टर अपनी जान बचाकर गुफा से भाग निकले। समर उन्हें भागते देखकर दंग रह गया। ये तथाकथित सीनियर फाइटर्स कायर निकले। तभी समर ने मिशा से कहा, मिशा, बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। तुम इस ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकती हो। वो नहीं चाहता था कि उसे बचाने के चक्कर में मिशा अपनी जान गंवा दे, लेकिन आगे से मिशा ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं चाहूंगी। तुम्हें राक्षसी मयूर महारानी ने चुना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ दूंगी। समर ने जब देखा मिशा जाने के लिए नहीं मानेगी, तो उसने मुड़कर अपने साथियों से कहा, फूलपरी, शिवांगी, काले पीले, तुम लोग गुफा से बाहर निकल जाओ। लेकिन आगे से फूलपरी ने दृढ़ता से कहा, समर, हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर चाहे मरना ही क्यों न पड़े। शिवांगी ने भी उसकी बात के साथ सहमति में सिर हिला दिया। तभी काले पीले ने आगे आकर कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं मिशा के साथ मिलकर इससे निपट लूंगा। ये कहकर काले पिल्ले ने ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर पर हमला किया, लेकिन ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने उसे एक ही झटके में पीछे धकेल दिया और कहा, एक मामूली कुत्ते को मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। अब ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने अपनी पूरी ताकत समर पर केंद्रित कर ली और बोला, तुम अब मर सकते हो। वो दहाड़ा और उसने एक और घातक हमला किया। तभी मिशा और काले पिल्ले दोनों ने मिलकर उस हमले को रोकने की कोशिश की। एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल ब्लैक होल जैसा भंवर बन गया। इससे निकली एनर्जी ने समर की त्वचा को फाड़ दिया, जिससे खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, मानो हजारों ब्लेड उसे काट रही हूं। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्पर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, इस प्रेशर का इस्तेमाल अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने और मॉर्टल बॉडी की तकनीक प्रैक्टिस करने के लिए करो। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मॉडल बॉडी तकनीक शुरू कर दी। उसके डेंटियन से काली एनर्जी निकली और उसके डैमेज शरीर को ठीक करने लगी। कुछ ही पलों में उसकी त्वचा फिर से जुड़ गई और पहले से अधिक स्ट्रांग हो गई। लेकिन समर यही नहीं रुका। उसके मन में एक साहसिक और पागलपन भरा विचार आया। यह ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर की एनर्जी को निगलना चाहता था। उसने अपनी भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया और एक ब्लैक होल बना दिया। ये ब्लैक होल ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर की एनर्जी को खींचने लगा। समर ने उस एनर्जी को अपने शरीर में खींच लिया, परंतु जैसे ही वो एनर्जी उसके शरीर में आई, समर का चेहरा और शरीर काला पड़ने लगा। समर ने मन ही मन में कोस कर कहा, धिक्कार है, अगर मुझे इसके प्रभावों के बारे में पता होता तो मैं इसे निगलता ही नहीं। वो ये भूल गया था कि ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर की एनर्जी शव एनर्जी थी, डेड और जहरीली। अब ये एनर्जी उसके अंगों, खूनों और हड्डियों को नष्ट कर रही थी। अगर उसने इसे जल्दी से कंट्रोल नहीं किया तो खुद भी एक ज़ोंबी बन जाएगा। वहीं जब काले पिल्ले और मिशा ने समर को शरीर को काला पड़कर देखा तो वो भी भयभीत हो गए थे। मिशा की ऊंची आवाज गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, समर, क्या तुम ठीक हो? समर ने उसकी पुकार सुनी, लेकिन वो जवाब देने में असमर्थ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर किसी लाश में परिवर्तित हो रहा है। उसके शरीर में आए इन भयानक बदलावों को देखकर काले पिल्ले की आंखों में गहरी चिंता आ गई। वो समझ गया कि ज़ोंबी एनर्जी समर लाइफ एनर्जी को नष्ट कर रही है।
तभी ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने अट्टहास करके कहा, "हा, मूर्ख, तुम्हें मेरी एनर्जी को अवशोषित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अपनी औकात से बढ़कर काम किया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरा पूरा अस्तित्व ज़ोंबी एनर्जी से बना है?" उसकी बात को सुनकर काला पिल्ला गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से गुर्रा कर कहा, "तुम एक नीच प्राणी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।" पिल्ले ने अपना मुंह खोला और ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर पर एक विशाल विनाशकारी काली किरण छोड़ दी। यह हमला इतना पावरफुल था कि उसने अंतरिक्ष को भी चीर दिया था। वहीं आगे से ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक विशाल काले पंजे में बदल दिया। लेकिन पिल्ले का हमला उससे टकराकर भी नष्ट नहीं हुआ। हालांकि काला पिल्ला सिर्फ आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल का हाफ स्टेज पर था, लेकिन उसकी पावर अमेजिंग थी। वहीं ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने तुरंत सिचुएशन को भांप लिया और एक काली बोतल निकाली। ये एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल का स्पिरिचुअल खजाना थी। बोतल से निकलती काली रोशनी ने पिल्ले के हमले को रोक दिया और एक जोरदार धमाके के साथ बोतल पर गड्ढा बना दिया, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गई। इसी बीच मिशा ने अपनी बैंगनी थंडर तलवार निकाली। उसकी तलवार पर बिजली कड़क रही थी। इसे देखते ही ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर की आंखों में भय दौड़ गया, क्योंकि गड़गड़ाहट और बिजली ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने घबरा कर कहा, धिक्कार है, इस राक्षसी महिला के पास ये तलवार कहां से आ गई? तभी मिशा ने एक चीख के साथ तलवार से वार किया। उसके वार के एक साथ ही बैंगनी बिजली का एक बोल्ट सीधा ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर के शरीर पर गिरा। बिजली ने उसकी हाथ को चीर को चकनाचूर कर दिया। उसका काला मांस जल गया और हड्डी बाहर निकल गई। दर्द से कराहकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने दहाड़ कर कहा, राक्षसी औरत, तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपनी काली बोतल का ढक्कन खोला और मिशा की तरफ काली रोशनी की एक तेज किरण छोड़ दी। किरण इतनी तेज थी कि मिशा संभल नहीं पाई। वो सीधे उसकी बाह में जा लगी, जिससे वह काला छेद हो गया। खून बहने लगा। दर्द से उसका चेहरा काला पड़ गया। दूसरी तरफ समर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर लगभग पूरा काला हो चुका था। शव एनर्जी उसके अंगों को गला रही थी। ठीक उसी समय उसके डेंटेन के भीतर एक चमत्कार हुआ। गोल्डन ज्वाला अचानक भड़क उठी। 5000 डिग्री के तापमान वाले इस पवित्र आग ने ज़ोंबी एनर्जी को जलाना शुरू कर दिया। आग उसके पूरे शरीर में फैल गई, पेट, छाती, सिर और पैरों तक। न केवल उसने घातक एनर्जी को नष्ट कर दिया, बल्कि उस प्योर एनर्जी को समर के डेंटेन में समाहित कर लिया। एनर्जी की इस विशाल आमद से समर के आत्मनाभिक में कंपन पैदा हुआ और इस निशाने की संख्या 5 से बढ़कर 6, फिर 6 से 7 हो गई। कुछ ही पलों में समर ने 2 स्टेज को पार कर लिया। वह आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 7वें स्टेज पर पहुंच चुका था। समर ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, हा हा, मैं सफल हो गया। और ये कहते हुए जमीन से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी मांसपेशियां पावर से फड़क रही थी। ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर उसे ठीक होता देखकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ज़ोंबी एनर्जी से ग्रस्त कोई व्यक्ति कैसे बच गया, बल्कि इससे पहले से पावरफुल भी हो चुका था। वहीं इधर समर की नजर घायल मिशा पर पड़ी। काली एनर्जी उसकी बाह को सड़ा रही थी। वो बिजली की गति से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। मिशा ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करके कहा, तुम क्या कर रहे हो? समर ने शांत भाव से जवाब देकर कहा, तुम गंभीर रूप से घायल हो मिशा, इसलिए हिलो मत। मुझे ज़ोंबी एनर्जी को नष्ट करने दो। देखो, मैं ठीक हो गया हूं। मिशा की आंखों में आश्चर्य आ गया था। समर ने अपनी हथेली से गोल्डन ज्वाला निकाली और उसके घाव पर लगा दी। प्रचंड गर्मी ने काले सड़ांत को जलाकर राख कर दिया। घाव भर गया। अब समर पलटा और उसकी आंखें ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर पर टिक गई। उसकी निगाहों में अब सिर्फ प्रतिशोध था। ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर ने उसे घूर कर कहा, साथी, बाल बाल बचने के बाद भी तुम यहाँ रुकने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? समर ने ठंडे स्वर में जवाब देकर कहा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सको। तुम्हारे जैसे राक्षस का अंत जरूरी है। आगे से ज़ोंबी ने व्यंग करके कहा, हा हा, एक तुच्छ आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर मुझे मारने की बात कर रहा है। ओ, अपनी औकात को पहचानो, तुम ये नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसने फिर से अपनी काली बोतल उठाई। बोतल से काली एनर्जी की एक किरण समर पर फेंक दी। समर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया।
एक गोल्डन ज्वाला का गोला निकाला और काली किरण के बीच उसको हवा में ही जलाकर भस्म कर दिया। ये देखते ही ज़ोंबी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या क्या तुमने मेरे स्पिरिचुअल खजाने को नष्ट कर दिया? समर ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। गोल्डन ज्वाला एक बिजली की तरह आगे बढ़ी। पलक झपकते ही ज़ोंबी एम्पर की छाती के आर पार हो गई। ज़ोंबी ने दर्द से चीखते कहा, ओह, ये तो गोल्डन संत ज्वाला है। तुम्हें ये कहां से मिली? वो इस पौराणिक आग को पहचान गया था। आग बुझी नहीं, वो उसकी छाती से फैलकर पूरे शरीर में अपनी जगह बनाने लगी। ज़ोंबी का शरीर धीरे धीरे जलना शुरू हो गया और वो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। तभी समर ने एक विचार के साथ आग को वापस अपने शरीर में खींच लिया और उसका समय काला पिल्ला समर के पास आया और चारों तरफ देखकर बोला, ये तो अजीब है। ये एक आत्म हेवन एम्पर की गुफा है, लेकिन उस ज़ोंबी और इस ताबूत के अलावा यहाँ कोई खजाना क्यों नहीं? वहीं मिसा भी असमंजस में थी। वो भी आत्म हेवन एम्पर की गुफा में खजाने और तकनीक हथियार लेने आई थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तभी समर उस काले ताबूत की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि यह ताबूत साधारण तो बिल्कुल नहीं। उसने अपना हाथ ताबूत की सतह पर रखा और यह मेट्रोइट धातु से बना था। इस पर एक राक्षसी जानवरों और पौधों और पहाड़ों के जटिल चित्र थे। छूते ही उसे जीवन के सार का एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। तभी फूल परी ने समर से पूछा, समर, तुम्हें कुछ मिला क्या? समर ने सिर हिलाकर कहा, इस ताबूत में एनर्जी का प्रवाह है। मुझे शक है कि असली गुफा या खजाना इसी में कहीं है। ज़ोंबी आत्म हेवन एम्परर उसका मालिक नहीं, वो एक चौकीदार या कब्जाधारी रहा होगा। समर, काला पिल्ला और अन्य लोग ताबूत का निरीक्षण करने लगे। तभी शिवांगी की नजर एक नक्काशी पर पड़ी। उसने तुरंत सभी से कहा, ये देखो, ये चित्र, ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसकी बात सुनते ही समर ने उसकी नजर का अनुसरण किया। ताबूत पर पहाड़ और नदियों का चित्र था। अचानक समर की नजरों पर एक विशेष पहाड़ टिक गया। समर ने उसको पहचान कर कहा, ये तो मैक्लोडगंज पर्वत है। ये हूबहू इंडिया के मैक्लोडगंज पर्वत जैसा दिखता है। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो गए। एक एंशियंट आत्म हेवन एम्परर के ताबूत पर पृथ्वी के मैक्लोडगंज पर्वत का चित्र होना अविश्वसनीय था। तभी फूलपरी ने कंफ्यूजन में पूछा, समर, इसका मतलब क्या हो सकता है? समर ने विचार करके कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो गुफा का असली रास्ता इसी चित्र में छिपा है। उसने अपनी उंगलियां पहाड़ की नकाशी पर फेरनी शुरू कर दी। पहाड़ की तलहटी में दाहिने कोने पर उसे एक छोटा सा उभार महसूस हुआ। यह एक सूक्ष्म कब्र के पत्थर के आकार का था। यह इतना छोटा था कि नग्न आंखों से देखना मुश्किल था। समर को याद आया कि जब वो असली मैकडोलगंज पर्वत पर गया था तो वहां भी एक ऐसा ही पत्थर था। उसने अपनी तर्जनी उंगली उस छोटे से पत्थर पर रखी और अपनी लाइफ एनर्जी उसमें प्रवाहित कर दी। उसने उसे जोर से दबाया। एक भारी आवाज के साथ एक विशाल काला ताबूत जमीन से ऊपर उठा और हवा में तैरने लगा। सभी की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ताबूत के हटते ही उसके नीचे के जमीन पर एक गोलाकार गुफा का दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा अंदर से एक पतली सफेद एनर्जी की परत से ढका हुआ था, जो किसी दूसरी दुनिया या गुप्त कक्ष का रास्ता प्रतीत हो रहा था। समर ने राहत की सांस लेकर कहा, ओह, अब तो हमें रास्ता मिल गया। असली रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। समर को एहसास हुआ कि ताबूत के नीचे की पतली फिल्म महज एक पर्दा नहीं, बल्कि एक सुरक्षात्मक व्यू रचना थी। सफेद फिल्म से प्रकाश की एक तेज किरण निकली, जिसने एक भयानक खिंचाव पैदा कर दिया। समर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह उस रोशनी में खिंचकर तुरंत गायब हो गया। इसके तुरंत बाद ताबूत जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा और गुफा का द्वार बंद हो गया। फूल परी ने घबराकर चिल्लाकर कहा, समर, उसने समर को अंदर खींच लिया। मिशा, काला पिल्ला और शिवांगी भी तुरंत ताबूत के पास दौड़े। उन्होंने अपनी हथेलियों से ताबूत को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। यह एक आत्म हेवन एम्परर का स्पिरिचुअल खजाना था, जिसे हिलाना उनके बस की बात नहीं थी। काले पिल्ले ने उस कब्र के पत्थर वाले स्थान पर अपना पंजा दबाया और जैसे ही समर ने किया था, उसने अपनी लाइफ एनर्जी भी डाली, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फूल परी ने भी कोशिश की, नतीजा वही रहा। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ समर ही उस तंत्र को एक्टिवेट कर सकता था। फूल परी ने निराशा से काले पिल्ले से पूछा,
पिल्ले, अब हम क्या करें? काले पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाकर बिस्सी से कहा। मुझे नहीं पता। इंतजार करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? ये सब हताश होकर ताबूत के पास खड़े रहे। तभी मिशा आगे बढ़ी। राक्षसी दाओ की सबसे पावरफुल साधिका होने के नाते उसके पास एंशियंट ज्ञान था। उसने राक्षसी मयूर महारानी द्वारा दी गई एक एंशियंट पुस्तक याद की और उसमें एक ऐसे ताबूत को खोलने की विधि का वर्णन था। मिशा ने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई, महारानी के निर्देशों का पालन किया और ताबूत के विशिष्ट लाइफ एनर्जी प्रवाहित की। तभी जादुई प्रभाव से ताबूत तैरने लगा। नीचे का द्वार फिर से खुल गया और सफेद रोशनी की किरण ने मिशा को भी अपनी तरफ खींच लिया। तभी फूल परी ने राहत की सांस लेकर कहा, ओह, समर अब सुरक्षित रहेगा क्योंकि मिशा उसके पास जा रही है। उधर समर सफेद रोशनी से गिरता जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक अनजान जगह पर पहुंचा। एक विशालकाय महल था, कम से कम 10,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ। महल के चारों तरफ एक घाटी, पहाड़ और नदी थी। समर विस्मय से चारों तरफ देखने लगा। तभी डार्क नाइट एम्पर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, ये कोई वास्तविक स्थान नहीं है। ये एक रहस्यमय किंगडम है जिसे एक आत्म हेवन एम्पर ने बनाया है। उसकी बात सुनकर समर हैरान रह गया। वो जानता था कि ऐसे डायमेंशनल बनाना बड़ा दुर्लभ था। 10,000 आत्म हेवन एम्पर में से सिर्फ एक ऐसा कर पाता था। सामने एक भव्य महल था जिसकी दीवारें गोल्डन ईंटें और नीली टाइलों से बनी हुई थी। महल के अंदर की जमीन बेशकीमती मेटरेट के चट्टानों की पट्टी थी। मेन गेट पर एक पट्टिका लगी थी, आत्म हेवन एम्पर महल। तभी पीछे से एक आवाज आई। समर ने मुड़कर देखा तो उसने मिशा को आसमान से गिरते पाया। समर ने चकित होकर पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मिशा ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, राक्षसी मयूर महारानी के एंसेंट पुस्तक में इस जगह में प्रवेश करने की विधि लिखी थी। मैंने बस निर्देशों का पालन किया और मैं यहाँ आ गई। समर को अभी अब राहत मिल गई थी। वो कोई उसकी दुश्मन नहीं थी, उसकी दोस्त थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो मेन हॉल के अंदर पहुंच गए। वहां कई खजाने बिखरे पड़े थे, लेकिन समर की नजर केंद्र में रखे एक लाल ताबूत पर टिक गई। ये नॉर्मल काला ताबूत नहीं था, वो धधकती आग जैसा लाल था। उसे भीषण गर्मी निकल रही थी। तभी मिशा ने उसको पहचान कर कहा, ये तो फायर एम्परर का ताबूत है। 500 साल पहले फायर एम्परर इंडिया के सबसे पावरफुल सम्राटों में से एक थे और उनकी फायर एम्परर सूत्र तकनीक से वो आग को कंट्रोल कर सकते थे। फायर एम्परर सूत्र का नाम सुनते ही समर की आंखों में चमक आ गई। उसके पास गोल्डन ज्वाला थी, लेकिन उसे कंट्रोल करने की सटीक तकनीक की कमी थी। यह सूत्र उसके लिए वरदान साबित हो सकता था। तभी मिशा ने थोड़ा सोचकर आगे कहा, मुझे लगता है कि वो सूत्र इसी ताबूत में है। उसकी बात सुनते ही समर ने ताबूत खोलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन बड़ा भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत और मोर्टल बॉडी की तकनीक का इस्तेमाल किया, वो हिला भी नहीं। मिशा ने अपनी आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की हाफ स्टेज की पावर का प्रयोग किया, लेकिन वो भी असफल रही। मिशा ने निराश होकर कहा, यहाँ कोई सिक्योरिटी सिस्टम है लगता है। उसकी बात सुनकर समर ने ताबूत का बारीकी से निरीक्षण किया और उसने देखा सतह पर 99 फायर लपटों के चित्र उकरे थे जो एक विशेष क्रम में थे। उसको देखते ही समर ने उत्साह से कहा, ये एक हेवन एम्परर लेवल फायर व्यू रचना है। डार्क नाइट एम्परर ने मुझे व्यू रचनाओं को तोड़ना सिखाया है। मिशा ने प्रशंसा भरी नजरों से देखकर कहा, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो समर। समर ने अपना हाथ आग के चित्रों पर रखा। तापमान 2000 डिग्री से अधिक था, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग शरीर ने उसे सह लिया। अचानक ताबूत से अगली आग की लपटें निकली और समर पर हमला कर दिया। ये लपटें बेहद आक्रामक और उन्होंने समर के गोल्डन सुरक्षा कवच को भी तोड़ दिया। इससे पहले कि आग समर को जला पाती, उसके शरीर के अंदर मौजूद गोल्डन ज्वाला एक्टिवेट हो गई। वो किसी भूखे जानवर की तरह बाहर निकली और ताबूत की लाल लपटों को निगलने लगी। गोल्डन ज्वाला, जो ब्रह्मांड की टॉप 100 ज्वालाओं में से एक थी, उसके सामने यह फायर व्यू रचना टिक नहीं पाई। कुछ ही पलों में गोल्डन ज्वाला ने सारी लाल आग को सोख लिया और गोल्डन ज्वाला और भी ज्यादा पावरफुल होकर समर के शरीर में लौट गई। अब ताकत की सुरक्षा व्यू रचना टूट चुकी थी। तभी मिशा ने समर की तारीफ करके कहा, ओह वाह, अद्भुत, अब इसे खोलकर देखते हैं।
उसने हल्का सा धक्का दिया और ताबूत का ढक्कन धड़ाम से गिर गया। दोनों दंग रह गई। ताबूत में एक लाल रंग का कंकाल पड़ा था। मिशा ने अचरज से कहा, लाल हड्डियां? शायद फायर एम्परर पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी और ग्रह की थी। मैंने पढ़ा है कि एलियंस की हड्डियां लाल हो सकती हैं। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। वजह जो भी हो, उसका ध्यान कंकाल के पास रखी वस्तुओं पर गया। वहां एक लाल किताब थी जिस पर लिखा था फायर एम्परर का सूत्र। समर का दिल और जोरों से धड़कने लगा। ये वही चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके अलावा कंकाल के पास एक डंडे के आकार का रक्त लाल मनका भी रखा था, जिससे एक डरावनी लाल रोशनी निकल रही थी। आत्मा एवर मनका। मिशा की नजर जैसे ही लाल ताबूत के भीतर गई, वो किसी से चिल्ला उठी। ये नॉर्मल मनका नहीं था, इसमें एक आत्मा एम्परर की पावर्स का सार समाहित था। जो भी इसे साधने में सफल होता, उसका आत्मा हेवन एम्परर किंगडम लेवल में पहुंचना निश्चित था। लेकिन यह अकेला खजाना नहीं था। ताबूत के भीतर 3 और अमेजिंग वस्तुएं थी। फायर एम्परर तलवार, एक हेवन एम्परर लेवल का लाल कवच और फायर एम्परर का सूत्र। मिशा ने समर के आगे प्रस्ताव रखकर कहा, समर, यहाँ 4 खजाने हैं। मैं 2 ले लूंगी और तुम 2 ले लो। समर ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मिलकर खतरों का सामना किया था, इसलिए बंटवारा उचित था। समर की प्राथमिकता स्पष्ट थी। उसने अपनी चॉइस बताकर कहा, मुझे फायर एम्परर सूत्र और वो लंबी तलवार चाहिए। तुम बाकी 2 ले सकती हो। समर ने आत्मा एम्परर मन का इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन वो फायर एम्परर का सूत्र सर्वोच्च प्राथमिकता रखता था। उसके पास गोल्डन ज्वाला थी, लेकिन उसे नियंत्रित कला नहीं आती थी। ये सूत्र उसे आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के किसी भी योद्धा को भस्म करने की पावर दे सकता था। जैसे ही समर ने सूत्र और मिशा ने मनके को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो एक अनहोनी हो गई, और स्पर्श होते ही ताबूत से भारी मात्रा में लाल कोहरा निकलने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लाल गैस ने पूरे ताबूत और आसपास के स्थान को भर दिया। दोनों ने अनजाने में इसे सांस के अंदर ले लिया। तभी मिशा ने वार्निंग देकर कहा, सावधान, ये जहरीला हो सकता है। दोनों तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। अपने लाइफ एलिमेंट का प्रवाह शुरू कर दिया ताकि इस धुएं को शरीर से बाहर निकाला जा सके। समर ने अपनी सबसे पावरफुल तकनीक स्वर्गीय अमर मंत्र का इस्तेमाल किया, और जो आमतौर पर किसी विष को बेअसर कर देती थी। लेकिन उसे झटका लगा जब वो मंत्र पर लाल कोहरे का बेअसर साबित हुआ। वो गैस बाहर निकालने के बजाय उसके शरीर का हिस्सा बनती जा रही थी। अचानक समर का चेहरा लाल हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई, सांसें भारी होने लगी। जब उसने ऊपर देखा तो मिशा की हालात वैसी ही थी। समर को अचानक एहसास हुआ, ये जहर नहीं, ये कौमोदीपक है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक आत्मा एम्परर के ताबूत में ऐसी नीची चीज छिपी होगी। वो एक स्किल्ड डॉक्टर था, लेकिन इस समय उसके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। लस्ट की एक अनियंत्रित लहर ने समर के विवेक को धो दिया। वो लड़खड़ा कर ही खड़ा हुआ, मिशा की तरफ बढ़ा। मिशा भी कोहरे के प्रभाव से संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर पावरहीन हो चुका था। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन लाल कोहरे ने उसके लाइफ एलिमेंट को जकड़ लिया था। अंततः तर्क और संयम हार गए और वो दोनों उस लाल ताबूत के पास लस्ट के समुद्र में डूब गए। काफी देर बाद जब मिशा को होश आया तो मिश्रित भावनाओं से भर गई थी। समर अभी भी बेहोश पड़ा था। एक पल के लिए मिशा की आंखों में क्रोध उभरा। उसका हाथ समर के हृदय की तरफ बढ़ा। वो उसे मार सकती थी, लेकिन अंततः उसका हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़े पहने बिना एक शब्द कहे आत्म हेवन एम्परर का मनका और लाल कवच लेकर वहां से चली गई। जब समर की नींद खुली तो वो अकेला था। यादें वापस लौटी तो उसके चेहरे पर उलझन और पछतावा छा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन मिशा जा चुकी थी। उसने एक गहरी आंख भरी और अपना ध्यान ताबूत में बचे खजाने पर केंद्रित किया। मिशा ने अपने हिस्से के अलावा कुछ नहीं लिया। फायर एम्परर सूत्र और तलवार बिल्कुल वहीं पड़े थे। समर ने फायर एम्परर सूत्र उठाया। उसे छूते ही एक अजीब सिरहन पैदा हुई। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक लाल मानव आकार की छाया प्रकट हुई। वो एक अधेड़ उम्र का लंबा हट्टा कट्टा पुरुष था, जिसकी त्वचा पूरी तरह लाल थी। समर ने सतर्क होकर पूछा, आप कौन हैं? वो समझ गया कि ये पृथ्वी का इंसान तो नहीं हो सकता। आत्मा ने मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं फायर एम्परर हूं, इस ताबूत का मास्टर। उसकी बात सुनकर समर शर्मिंदा हो गया।
उसने अभी अभी इस व्यक्ति का ताबूत खोला था और उसके खजाने लूट रहा था। लेकिन फायर एम्पर क्रोधित नहीं थे। उन्होंने हंसकर कहा, शर्मिंदा मत हो युवक, मैंने ये ताबूत इसलिए छोड़ा था कि कोई योग्य व्यक्ति इसे खोजे। वैसे उस लाल कोहरे का शुक्रिया अदा करो, तुम्हें उससे लाभ ही हुआ है ना। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा शर्म और लाल हो गया। तभी फायर एम्परर ने विषय बदलकर गंभीरता से कहा, मेरी आत्मा 500 वर्षों से यहाँ है, अब लुप्त होने वाली है, इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। समर ने झुककर सम्मान के साथ कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बताइए। फायर एम्परर ने अपनी मांग रखकर कहा, यदि तुम कभी भविष्य में मंगल ग्रह पर जाओ तो मेरे अवशेष वहां ले आना, उन्हें रुद्र को देना और बताना कि मुझे हरजीत ने मारा था। उसकी बात सुनकर समर हैरान था। मंगल एक हाई लेवल डायमेंशनल था। इसे समर ने उससे कहा, मैं अभी पृथ्वी पर हूं, शायद मैं कभी वहां जा न पाऊं। लेकिन आगे से फायर एम्परर ने कॉन्फिडेंस में कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम एक नियति पात्र व्यक्ति हो, तुम एक दिन आकाश गंगा की यात्रा जरूर करोगे। उसकी बात सुनकर समर ने उसे प्रॉमिस करके कहा, ठीक है, अगर मैं कभी मंगल ग्रह पर गया तो आपका संदेश और अवशेष जरूर पहुंचाऊंगा। फायर एम्परर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, धन्यवाद, ये सूत्र मेरा जीवन भर का ज्ञान है, ये तुम्हें किसी भी ज्वाला का कंट्रोल करना सिखा देगा। और ये कहकर फायर एम्परर की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। इसके बाद समर ने सम्मान पूर्वक एम्परर के लाल हड्डियों को एक काले बक्से में रखा, अपनी डायमेंशनल अंगूठी में सुरक्षित रख दिया। अब उसका ध्यान फायर एम्परर सूत्र पर था। किताब के पहले पन्ने पर ही समर को एकदम चौकन्ना हुआ। इसमें फायर को केवल एक गोले के रूप में नहीं बल्कि अनगिनत लपटों धारियों में विभाजित करने की तकनीक थी। एक निपुण साधक आग को जिंदा प्राणियों, हथियारों और प्रकृति के किसी भी रूप में ढाल सकता था। समर ने तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने अपनी गोल्डन ज्वाला, जो 5000 डिग्री सेल्सियस गर्म थी, उसको अपनी उंगली पर बुलाया, सूत्र के निर्देश का पालन किया और इसे 2 भागों में बांटने की कोशिश की। यह बड़ी कठिन थी। कभी एक हिस्सा बड़ा हो जाता तो कभी छोटा, कभी वो बुझ जाती। इसके लिए न केवल प्रचंड गर्मी सहने की क्षमता बल्कि अत्यधिक स्पिरिचुअल पावर की भी आवश्यकता थी। घंटों के प्रयास के बाद समर अपनी तर्जनी और मिडल फिंगर से गोल्डन ज्वाला की 2 बराबर किरणें निकालने में सफल हुआ। उसने उन्हें जमीन पर छोड़ा। कठोर मेट्रेट के चट्टाने मक्खन की तरह पिघल गई। उसकी मानसिक एनर्जी को वो निचोड़ रही थी। जब उसने चौथी बार कोशिश की तो उसे तेज दर्द भी हुआ। उसकी सीमा अब आ चुकी थी। उसने तुरंत कुछ पुनर्जीवित अमृत लिए और अपनी एनर्जी बहाल कर ली। वो समझ गया था कि सूत्र असीमित संभावना का द्वार है, लेकिन इसके लिए उसे अपने स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब समर ने दूसरे खजाने की तरफ देखा। फायर एम्परर तलवार, ये लाल चमक बिखेर रही थी। इस पर एंशियंट मंगल ग्रह के पैटर्न बने हुए थे और ये एक हेवन एम्परर लेवल हथियार था। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, ये तलवार मेरे लिए सही है। समर की पुरानी लाल फायर तलवार डैमेज हो चुकी थी। डार्क नाइट एम्परर की आत्मा को अब एक नए घर की जरूरत थी। फायर एम्परर की तलवार में विशाल लाइफ एलिमेंट था, जो आत्मा को आश्रय देने के लिए आदर्श थी। समर ने मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, सीनियर, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। एक काले प्रकाश के रूप में डार्क नाइट एम्परर की पुरानी आत्मा तलवार से निकली और नई फायर एम्परर तलवार में समा गई। तलवार एक बार फिर पावरफुल आभा से चमक उठी। समर ने राहत की सांस ली। उसके मास्टर अब सुरक्षित थे। समर ने लाल ताबूत को आखिरी बार 3 बार प्रणाम किया। महल से बाहर निकलने का रास्ता चुना। जब समर अंदर था तभी बाहर फूल परी शिवांगी के साथ साथ काला पिल्ला भी उसकी चिंता में इधर उधर घूम रहे थे। तभी काले ताबूत का ढक्कन खुला और मिशा बाहर निकल आई। उसने एक धवल सफेद पोशाक धारण कर रखी थी, जो गुफा के अंधकार में भी किसी पवित्र आभा की तरह चमक रही थी। बाहर इंतजार कर रहे काले पिल्ले, फूल परी और शिवांगी के चेहरे उसे देखते ही खिल उठे। उन्होंने अपनी आंखों से उसे रक्षात्मक व्यू रचना द्वारा ताबूत के भीतर खिंचते देखा था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वो समर के साथ कहीं गायब हो गई थी। फूलपरी ने उत्साह और चिंता भरे स्वर में पूछा, मिशा, समर कहाँ है? क्या वो ठीक है? लेकिन मिशा का व्यवहार विचित्र था।
उसने फूलप्री के प्रश्न को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें शून्य में टिकी गई। उसने अपने हाथों से जमीन की तरफ इशारा किया और अगले ही पल खुद को वहां के झोंके के बदलकर गुफा के द्वार से ओझल हो गई। उसके इस बिहेवियर से फूलपरी अवाक रह गई। उसने मन ही मन में सोचा, मिशा ने मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया? न सिर्फ वो बल्कि काले पिल्ले और शिवांगी भी इस रूखे व्यवहार के कारण उलझन में आ गए थे। अभी कुछ समय पहले ही तो मिशा ने समर के साथ मिलकर ब्लैक विंड राक्षसों को हराया था। फिर अचानक ही अजीबो ग्रीन एहसास क्यों? ताबूत से निकलने के बाद उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं, मानो उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। फूलपरी ने निराश होकर काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, अगर मिशा ठीक है तो इसका मतलब समर भी ठीक होगा ना? काले पिल्ले ने कहा, मुझे क्या पता। उसका जवाब सुनकर फूलपरी हताश होकर काले ताबूत के पास गई। उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन एंशियंट पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी टस से मस नहीं हुई। यह ताबूत सिर्फ समर या मिशा ही खोल सकते थे, या शायद काला पिल्ला भी खोल पाता, अगर उसकी याददाश्त पूरी तरह से लौट पाती। लेकिन अभी वो अपनी पावर्स और स्मृतियों के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था। तभी एक चमत्कार हुआ। काला ताबूत हवा में तैरने लगा और उसके निचले हिस्से से एक सफेद प्रकाश पुंज फूट गया। उस रोशनी के बीच से समर का शरीर बाहर उड़ता हुआ आने लगा। फूलपरी ने उसको देखकर जोश में उछलकर कहा, समर, समर, तुम वापस आ गए, क्या तुम ठीक हो? आगे से समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं, क्या तुमने मिशा को देखा? फूलपरी ने मुंह बनाकर शिकायत करके कहा, वो बहुत घमंडी हो गई है, उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया, यहां से उड़कर चली गई। समर मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि मिशा के इस व्यवहार का कारण क्या है। यह सब समर के कार्यों का परिणाम था। गनीमत थी कि उसने उसे मारा नहीं। तभी काला पिल्ला दौड़कर समर के पास आया। उसकी पैंट सूंघ कर पूछा, क्या क्या तुम्हें आत्म हेवन एम्पर की विरासत मिल गई? समर ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, हाँ, मिल गई, अब चलो यहां से। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसकी अगली मंजिल नरक था, जो कंचनजंगा पर्वत के नीचे स्थित था। वो जगह जहां पेरिशिंग संत फल मिलते थे, सिर्फ वे फल ही उसकी बेटी को जगा सकते थे। वहीं समर की बात सुनकर काले पिल्ले की आंखें चमक उठी। वो जानता था कि आत्म एम्परर की विरासत का अर्थ है अपार शक्ति। अब समर आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर्स को टक्कर देने में सक्षम था। वो गुफा के बाहर निकल ही रहे थे। नॉर्थ सी के बूढ़े राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने अधिकार पूर्वक समर से पूछा, समर, तुम्हें अंदर क्या मिला? मुझे देखना है। वो जानता था कि समर व्यू रचना में माहिर है और इसलिए उसे यकीन था उसे कोई कीमती खजाना मिला होगा। समर ने उसे इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े राक्षस ने फिर रास्ता रोक लिया। समर अपनी एनर्जी इस तुच्छ बाधा पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने काले पिल्ले को कहा, पिल्ले, तुम इसे संभाल लो। उसकी ये बात नॉर्थ सी के बूढ़े राक्षस के लिए इंसल्टिंग थी। एक कुत्ता उसे हराएगा, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, काले पिल्ले का एक पंजा विशालकाय रूप धारण कर आकाश को ढकने लगा। उसने बूढ़े पर वार कर दिया और धड़ाम से एक ही वार में बूढ़ा राक्षस खून की उल्टी कर दूर जा गिरा। तभी काले पिल्ले ने तिरस्कार से कहा, तुम तो यार बड़े कमजोर हो। आखिर उसमें आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज की पावर जो आ गई थी। इसके बाद समर और उसके साथी आगे बढ़ गए। बूढ़ा राक्षस बस उन्हें जाते देखता रहा। समर की गति बड़ी तेज थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि हजारों आत्म साधक नरक की तरफ भाग रहे हैं। यह अजीब था, क्योंकि वो स्थान बड़ा खतरनाक था। जिज्ञासावश समर ने एक सुंदर लंबे बालों वाली आत्म साधिका को रोक कर पूछा, तुम लोग नरक की तरफ क्यों जा रहे हो? लड़के पहले तो झिझक गई, फिर समर को पहचान कर हैरान रह गई। उसने समर को पहचान लिया था। वो ही समर है ये, जो इंडिया का यंग जनरेशन में नंबर 1 फाइटर है। उसने समर की बात का जवाब देकर कहा, कंचनजंगा पर्वत के पास एक अमर सूत्र प्रकट हुआ है, हर कोई उसे पाने के लिए दौड़ रहा है। बातचीत में पता चल गया कि बांस गैंग सेक्ट की स्ट्रेंथ थी और अपने ग्रुप से पिछड़ गई थी। समर ने उसे साथ लिया और तेजी से आगे बढ़ गई। इसी बीच कंचनजंगा के ऊपर आकाश में एंशिएंट परछाइयां युद्ध कर रही थी, जिससे समय और स्थान में कंपन हो रहा था। समर को आभास हुआ कि शायद एंशिएंट राक्षस मरे नहीं हैं, बल्कि पर्वत के नीचे दबे हैं। इसलिए उसे अमर सूत्र का प्रकट होना किसी जाल जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वो नरक के करीब पहुंचे, समर की नजर एक दृश्य पर पड़ी जिसने उसके खून को जमा दिया।
कुछ लोग एक घायल महिला का पीछा कर रहे थे। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे, लेकिन उसकी पीठ की आकृति जानी पहचानी थी। वो एलिस थी। एलिस का यह हाल देखकर समर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका शरीर एक काली रोशनी में बदला। वो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा। एलिस अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके हाथ में एक अमृत का हाथ था। उसका पीछा करने वाले दुष्ट एम्परर सेक्ट के लोग थे। वो एक ऐसा सेक्ट जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाए। उनके लीडर समर्थ ने चिल्लाकर कहा, लड़की, ये अमृत सौंप दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। वो उसे बिल्ली और चूहे के खेल की तरह तड़पा रहे थे। एलिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, ये अमृत मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। फिर मैं तुम्हें क्यों दूं? तभी एक स्टूडेंट्स ने एलिस को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एलिस इतनी घायल थी कि अपना बचाव न कर सकी, लेकिन इससे पहले वो गंदा हाथ उसे छूता, एक पत्थर हवा को चीरता हुआ आया और उस स्टूडेंट की हथेली के आर पार हो गया। उसने दर्द के मारे चिल्लाकर कहा, मुझ पर किसी ने हमला किया। तभी एक बर्फीली आवाज गूंजी, अपनी हद में रहो वरना मिट जाओगे। अगले ही पल समर एलिस के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। एलिस की आंखों में आंसू और राहत दोनों थे। उसने समर को देखते ही इमोशनल होते हुए कहा, बॉस, आप आ गए। समर ने उसे सांत्वना देकर कहा, हाँ मैं आ गया हूं एलिस, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी दुष्ट एम्परर सेक्ट के लोगों ने समर को घेर लिया। एक स्टूडेंट ने समर को गाली देकर हमला किया, लेकिन समर की गोल्डन प्रकाश तलवार कौंधी और उस स्टूडेंट का सिर धड़ से अलग हो गया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। वहीं इस सब को देखकर समर्थ का अहंकार भी जाग उठा। उसने अहंकार और गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमने मेरे आदमी को मारा। मैं दुष्ट एम्परर सेक्ट का यंग मास्टर समर्थ आहूजा हूं। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांग लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर समर जोर से हंसा। उसने क्रूर हंसी के साथ कहा, दुष्ट एम्परर सेक्ट, मेरे लिए तुम कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। उसकी ये बात को सुनकर सभी दंग रह गए। समर्थ ने अपने सभी साथियों को समर पर टूट पड़ने का ऑर्डर दिया। लगभग 20 हाई लेवल साधकों ने एक साथ समर पर हमला किया, लेकिन समर एक इंच भी नहीं हिला। उसने अपने गोल्डन प्रकाश तलवार से हवा में एक गोलाकार वृत्त बनाया और वृत्त फैला और एक पर्वत के वजन के साथ उन 20 के 20 स्टूडेंट की गर्दनों पर गुजर गया। एक ही पल में वो सभी जमीन पर लुढ़क गए। अब समर्थ अकेला बचा था। उसका अहंकार डर में बदलने लगा, लेकिन ऊपर से गुस्सा भी हावी था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी तलवार से एक पावरफुल एनर्जी छोड़ी। उसके हमले को देखते ही समर भी जोर से चिल्लाया, गोल्डन प्रकाश तलवार एनर्जी पर्वत और नदियां। और उसने समर्थ की तलवार को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अपने हथियार को टूटता देखकर समर्थ ने अपना आखिरी पता चला। उसने अपनी जेब से एक लाल ताबीज निकाला। यह एक अत्यंत पावरफुल फायर ताबीज था और जैसे ही उसने इसे जलाया, विनाशकारी लपटें समर की तरफ बढ़ गई। समर ने उन लपटों को अपनी तरफ आते देखा और उपहास पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये मामूली सी आग मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है? ये कहते हुए क्रूर हंसी हंसने लगा। समर्थ को अंदाजा ही नहीं था कि समर का शरीर किस मिट्टी का बना है। हजारों डिग्री का तापमान भी उसका बाल का बाका नहीं कर सकता था। तो ये ताबीज क्या ही चीज थी। समर आग के बीच खड़ा था, अडिग और अविचल, जैसे वो खुद ही आग का मास्टर हो। समर्थ द्वारा छोड़ा गया वो फायर ताबीज एक विनाशकारी लाल लपट बनकर समर की तरफ बढ़ा। दर्शकों की सांसें थम गई, लेकिन समर अविचल रहा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उस उग्र ज्वाला को किसी खिलौने की तरह अपनी हथेली में जकड़ लिया। आसपास के लोग ये देखकर हैरान होकर बोले, क्या, ये क्या हो रहा है? देखने वाले अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं इधर समर ने अपनी मुट्ठी भींची और एक हल्की फंस की आवाज के साथ वो 1000 डिग्री तापमान के जादुई आग के धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गई। ये सब देखकर समर्थ का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने डर कर कहा, ये कैसे संभव है? तुमने तुमने उसे अपने हाथों से कैसे बुझा दिया?
लेकिन समर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पैर और अंगूठे से जमीन को दबाया और एक झटके में हवा में उछल गया। वो हवा को चीर कर सीधे समर्थ के बगल में जा पहुंचा। उसकी गोल्डन प्रकाश तलवार एक बिजली की तरह कौंध कर चली गई। इसके साथ ही खून की एक गर्म फुहार हवा में बिखर गई। समर्थ ने अपने गले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मरने से पहले उसने बुदबुदा कर कहा, मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वह जमीन पर गिर पड़ा। दुष्ट एम्परर सेट के यंग मास्टर का अंत हो चुका था। वहीं यह सब देखकर भीड़ में खलबली मच गई। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर चिल्लाकर कहा, उसने समर्थ को मार डाला? क्या उसे पता नहीं कि उसका पिता कौन है? लोग समर की दुस्साहसपूर्ण ताकत को देखकर शिहर उठे थे, लेकिन समर ने उनकी फुसफुसाहट को इग्नोर कर दिया। उसके लिए समर्थ अब एक दुश्मन था, जिसे उसने मित्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद समर ने समर्थ की तलाश जारी की। उसकी जेब से एक दुर्लभ अमृत और ढेर सारी लाइफ पावर्स पत्थर मिले। एक स्वतंत्र साधक होने के नाते समर के पास किसी बड़े सेक्ट का समर्थन नहीं था, इसलिए युद्ध से प्राप्त तो लूट उसके लिए कीमती थे। समर ने संतोष के साथ मुस्कुराकर कहा, कितना मोटा शिकार था। और उसने सामान को अपने अंगूठे में रख लिया। इसके बाद एलिस के पास गया, अपनी हथेली उसके कंधे पर रखी। उसने अपनी लाइफ एनर्जी उसके शरीर में छोड़ दी, जिससे उसके घाव तेजी से भरने लगे। इसके बाद समर ने एलिस से पूछा, एलिस, बाकी के शैडो ग्रुप टीम कहाँ है? एलिस ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हम सब बिखर गए थे। हमने नरक के प्रवेश द्वार पर मिलने का फैसला किया था, क्योंकि हम जानते थे कि आप वहीं जा रहे हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी उसी समय काला पिल्ला, फूल परी और शिवांगी भी वहां पहुंच गए। काले पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाकर समर से कहा, समर जल्दी करो, मुझे आकाश बख्शी सांप की गंध आ रही है। मुझे लगता है कि वो पास में ही है। उसकी बात सुनते ही समर ने सिर हिलाया और अपने ग्रुप के साथ कंचनजंगा पर्वत के नीचे स्थित नरक की तरफ बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, माहौल भारी होता चला गया। आकाश में एंशिएंट राक्षसों और देवताओं की परछाई की फाइट करती हुई दिखाई दे रही थी, जिनका प्रेशर इतना था कि हर कदम ऐसा लग रहा था मानो कोई 100 किलो का पत्थर पीठ पर लाद दिया गया हो। अचानक समर की नजर कुछ दूरी पर पड़ी। वहां एक भीषण फाइट चल रही थी। आकाश बख्शी सांप और एक मोंक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। उनका पीछा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि दुष्ट एम्परर सेक्ट का सीनियर एल्डर और उसके साथी थे। तभी भूरे कपड़े पहने सीनियर एल्डर ने चिल्लाकर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। वह हथेली हवा में एक विशाल काले पहाड़ का रूप ले चुकी थी। आकाश बख्शी सांप ने अपनी विशाल पूंछ से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे धकेल दिया गया। उसी समय सेक्ट के तीसरे एल्डर और जूनियर एल्डर ने शैडो ग्रुप टीम के अन्य मेंबरों पर हमला कर दिया। श्रुति, जो एक प्रिंसेस थी, को उसको एक थप्पड़ में दूर फेंक दिया। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर समर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क गई। उसने गुस्से में बुदबुदा कर कहा, दुष्ट एम्परर सेक्ट, पहले एलिस और अब मेरे बाकी साथी, अब तुम सब मारे जाओगे। अब वो एक बवंडर की तरह फाइट के मैदान में कूद गया। सबसे पहले उसने श्रुति और अपने घायल साथियों को अपनी एनर्जी देकर स्थिर किया। तभी तीसरे एल्डर ने अपनी कुटिल आंखों से समर को घूर कर कहा, कौन है तू जो हमारे बीच में आने की हिम्मत कर रहा है? आगे से समर ने व्यंग करके कहा, तुम जैसे गंजे और ठरके बूढ़े को यह पूछने का कोई हक नहीं। उसकी बात सुनकर तीसरे एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्ला कर कहा, जुबान लड़ाता है, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसने एक भयानक काला ब्लेड निकाल लिया। एक 8वें स्टेज का एम्परर हथियार पूरी ताकत के साथ समर पर वार कर दिया। आगे से समर ने अपनी गोल्डन तलवार निकाली और ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपने मन ही मन मंत्र पढ़ा और अपनी तलवार को पूरी एनर्जी से समर की तरफ घुमा दिया, जो काला ब्लेड के साथ जोर से टकरा गया। एक जोरदार आवाज गूंजी और अगले ही पल तीसरे एल्डर का कीमती काला ब्लेड 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस एल्डर ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या क्या मेरा हथियार? एल्डर अभी भी सदमे में था। तभी समर की गोल्डन प्रकाश तलवार की एक प्रकाश की किरण निकली और उसके सीने के आर पार हो गई। तीसरे एल्डर की लाश धड़ाम से गिर गई।
उसकी मौत के साथ चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दर्शकों में कोहराम मच गया था। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे, इसने दुष्ट एम्परर सेक्ट के एल्डर को मार डाला। ये लड़का आखिर है कौन? अब हर कोई समर के नाम और उसकी ख्याति से परिचित हो रहा था। वो यंग जनरेशन का सबसे खतरनाक और पावरफुल साधक बन रहा था। वही समर को भीड़ की शोर की परवाह नहीं थी। लेकिन तभी आकाश का रंग बदलने लगा। तभी दूर से काले बादलों जैसी एक भयावह आभा उनकी तरफ तूफान की स्पीड से आ रही थी। और दुष्ट एम्परर सेक्ट का सर्वोच्च नेता सेक्ट मास्टर तुषार था। एक आत्म हेवन एम्परर लेवल के हाफ स्टेज का फाइटर। तुषार की आंखों में पुत्र वियोग और क्रोध का मिश्रण था। अपने जमीन पर पड़े अपने बेटे तीसरे एल्डर की लाशों को देखकर समर से बोला, समर, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? उसकी आवाज में मौत की ठंडक थी। समर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। समर का निडर जवाब सुनकर तुषार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुषार ने अपना हाथ उठाया और आकाश में एक विशाल हथेली का निर्माण कर दिया, जिसने सूरज की रोशनी को ढक दिया। ये एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल का हमला था, जिसके नीचे सब कुछ राख हो सकता था। समर ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपनी स्ट्रेंगल हेल फिस्ट तकनीक को एक्टिवेट कर दिया। उसकी फिस्ट गोल्डन और ब्लैक एनर्जी से चमकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, पांचवी फिस्ट, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली। समर ने अपनी पूरी ताकत से हवा में पंच मारा। एक छोटे से पहाड़ जैसी फिस्ट उस विशाल हथेली से टकराई। एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरा डायमेंशनल हिल गया। अगर ये नरक का द्वार न होता जहां एंशिएंट प्रेशर काम कर रहा था, तो शायद यहाँ की स्पेस ही फट जाती। धूल के गुब्बार के बीच समर सिर्फ 2 कदम पीछे हटा। धूल छटने पर तुषार की आंखों में अविश्वास था। उसने हैरान होकर कहा, सिर्फ 2 कदम? एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 7वें स्टेज के फाइटर ने मेरे एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर को हमले को कैसे रोक दिया? समर वहीं खड़ा था, अडिग और अपराजय। उसका पंच अभी भी चमक रहा था। उसकी आंखों में युद्ध की ललकार थी। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। आसपास खड़े आत्म साधकों की सांसें अभी भी अटक गई थी। जो लोग कुछ पल तक समर को एक अमृत व्यक्ति मार रहे थे, अब उनकी आंखों में अविश्वास और भय था। समर ने न सिर्फ समर्थ को मारा, बल्कि एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर के गुस्से का सामना भी किया। तुषार अपने इस अपमान से तिलमिला उठा था। उसने क्रूरता से कहा, समर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, तो यह तुम्हारी भूल है। यह सिर्फ और सिर्फ एक 80% का हमला था। तुषार ने एक बार फिर अपने पंच से हमला किया। इस बार उसके पंच से निकली एनर्जी इतनी विनाशकारी थी कि नर्क के द्वार का डायमेंशनल अवरोध भी कांप उठा। ये एक हेवन एम्परर लेवल की तकनीक थी, जिसमें एक पहाड़ को धूल में मिलाने की ताकत थी। समर ने स्थिति को भांप लिया था। उसने अपने लाइफ एलिमेंट को चरम सीमा तक धकेला और चिल्लाकर कहा, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट, 5वीं फिस्ट, और तुषार के पंच की तरफ घुमा दिया। दोनों के पंच फिर से टकराए और एक प्रचंड विस्फोट हुआ। इस बार समर अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पाया। तुषार ने उसे 4 कदम पीछे धकेल दिया था। उसका हाथ सुन्न पड़ गया था। त्वचा फटकर खून बहने लगा। समर ने अपने दांत भींच लिए। वो जानता था कि प्योर एनर्जी के मामले में वो अभी भी आत्म हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के 2 स्टेज नीचे था। उसके पास गोल्डन ज्वाला ही एक ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन वो उसे नरक के भीतर जाने वाले अज्ञात खतरों के लिए बचा कर रखना चाहता था। तुषार ने समर को पीछे हटता देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम मरोगे, और उसने दोबारा समर पर हमला कर दिया। इसी पहले कि समर तक उसका पंच पहुंचता, एक काली परछाई बीच में आ गई। काले पिल्ले ने हवा में छलांग लगाई और अपने पंजे से तुषार के हमले को रोक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तुषार को एक कदम पीछे हटना पड़ा। तुषार का चेहरा आसमान से काला पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या क्या ये एक कुत्ते ने मुझे एक सेक्ट मास्टर को पीछे धकेल दिया? वहीं काले पिल्ले ने जमीन पर उतरकर एक किंग की तरह सिर उठाया और अहंकार के साथ बोला, ए बूढ़े,
हे, मेरे रहते तो समर को छू भी नहीं सकता। आज तेरा सामना दादाजी कुत्ते से हुआ है। उसकी बात सुनकर तुषार का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से दुष्ट एम्परर ब्लेड निकाल लिया। यह 1 मीटर चौड़ी गहरी काली तलवार थी, जिससे एक अशुभ लाल आभा निकल रही थी। और ये वही तलवार थी जिसने अनगिनत साधकों का खून चूस लिया था। तुषार ने अपनी तलवार हवा में लहराई और समर की तरफ देखकर कहा, अब तुम और तोरा कुत्ता दोनों के दोनों मारे जाओगे। और यह कहकर उसने अपनी तलवार उनकी तरफ घुमा दी, जिससे आकाश में काली दरार पड़ गई और काले पिल्ले पर घातक प्रहार किया। लेकिन आगे से काले पिल्ला डरा ही नहीं। उसने अपना विशाल जबड़ा खोड़ा और अचानक चिल्लाकर बोला, काला भंवर। और उसने मुंह से एक अंधकार में भंवर निकाल दिया, जिसने तुषार की तलवार की सारी एनर्जी को निकाल लिया। दर्शक स्तब्ध रह गए थे। ये कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक एंशियंट और रहस्यमय प्राणी था, जो हेवन एम्परर लेवल के हथियार का मुकाबला कर सकता था। समर ने जब देखा कि पिल्ला स्थिति को संभाल ही रहा है, इसलिए उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया। तभी उसे अपनी बाईं तरफ से एक भयानक किलिंग इंटेंट आभा महसूस हुई। लाल चोगे में लिपटा एक विशालकाय व्यक्ति उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। वो शैतान एम्परर सेक्ट का मास्टर वरुण था। वरुण ने भारी और डरावनी आवाज में कहा, समर, तुमने मेरे सहयोगियों क्रिम्सन ब्लड सेक्ट और डेमनिक ब्लड सेक्ट को नष्ट किया। आज उसका हिसाब होगा। वरुण ने जमीन पर पैर पटका। पृथ्वी एलिमेंट की पावर से जमीन फट गई। नुकीले कांटे किसी भाले की तरह समर के पैरों की तरफ लपके। समर के पास गुरुत्वाकर्षण किंगडम की समझ थी, जिससे वह जमीन के कंपन को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत रिएक्ट किया, चूंकि दुश्मन का आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर। समर ने कोई जोखिम नहीं उठाया। अपनी नई फायर एम्परर तलवार निकाल ली। मैग्मा और मेट्रोइड से बनी यह तलवार हजारों डिग्री की गर्मी छोड़ रही थी। समर ने तलवार घुमाई और जमीन से निकले कांटों को मक्खन की तरह काट दिया। उसकी तलवार को देखते ही वरुण की आंखों में लालच आ गया। उसने लालच भरी आंखों से समर को कहा, ओह, हेवन एम्परर लेवल का हथियार एक तुच्छ आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर के हाथ में। ओह, ये इतना कीमती खजाना तो बेकार हो रहा है। तुम एक काम करो, इसे मुझे सौंप दो। लेकिन आगे से समर ने उसको वार्निंग देकर कहा, आओ इसे खुद ले लो। वरुण ने लालच और गुस्से में अपनी काली लंबी तलवार से हमला किया। समर ने अपनी फायर तलवार से बचाव किया। दोनों हथियारों के टकराने से जोरदार धमाका हुआ और समर को फिर से 4 कदम पीछे हटना पड़ा। वरुण ने मौका नहीं गवाया। उसने एक लाल चमकती हुई रक्तदान और रस्सी फेंक दी। ये बिजली की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। उसने समर को जकड़ दिया। यह रस्सी हेवन एम्परर लेवल की सामग्री से बनी थी। समर ने इसे काटने की कोशिश की, लेकिन वो अटूट थी। उसको ऐसा तड़पता देखकर वरुण हंसा और आगे बढ़कर बोला, अब तुम मेरे हो। तभी आकाश जोर से गड़गड़ाया। एक बैंगनी रंग की बिजली बोल्ट कहीं से प्रकट हुई और उसने वरुण की अटूट रस्सी को एक झटके में काट दिया। अपनी रस्सी को टूटता देखकर वरुण ने गुस्से में दहाड़कर चिल्लाकर कहा, मेरी रस्सी काटने की हिम्मत किसकी हुई है? और उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवा में उड़ती हुई मीशा खड़ी थी। उसके हाथ में बैंगनी तूफान तलवार थी। उसका पूरा शरीर बिजली की लपटों में घिरा हुआ था। मीशा को देखकर वरुण हैरान हो गया। उसने चौंक कर कहा, तुम भी अनकन्वेंशनल सेक्ट से हो? फिर भी तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? आगे से मीशा ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, बस यूं ही, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। वहीं समर, जो अब आजाद था, वो मिशा को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि मिशा का यह व्यवहार एक सिर्फ बहाना है। वो उसे बचाने ही आई थी। दूसरी तरफ मिशा का यह अपमानजनक जवाब वरुण को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और कहा, चेहरा पसंद नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखा कर रहूंगा। उसकी बात सुनकर मिशा ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाकर कहा, ठीक है, फिर आ जाओ। तभी एक बैंगनी बिजली का ड्रैगन उसकी तलवार से निकला और वरुण की तरफ झपट गया। वरुण, जो शैतानी तकनीकों की प्रैक्टिस करता था, स्वाभाविक रूप से बिजली और आग से डरता था। उसने घबराहट में अपनी दिव्य हथेली से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो गलत था। बिजली ने उसकी हथेली को भेद दिया और उसे जलाकर काला कर दिया। वरुण दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया। वो भैंस से कांप उठा था। उसे डर के मारे चिल्लाकर बोला कि ये पावर, तुम आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की फाइटर बन चुकी हो। मिशा की आभा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। फायर हेवन एम्परर की गुफा में
मिली विरासत और संसाधनों ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। मिशा ने वरुण की बात का जवाब देकर शांति से कहा, सही पहचाना, और तुम अब मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। उसकी तलवार पर बिजली अभी भी कड़क रही थी। मिशा की असीम पावर का सीक्रेट खुल चुका था, इसलिए उसने फायर हेवन एम्परर मोती को पूरी तरह से पुरस्कृत कर लिया, जिससे वो आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की बेस्ट स्टेज पर पहुंच गई थी। वहीं आगे से वरुण का चेहरा इंसल्ट और क्रोध से विकृत हो गया था। वो समर के खून का प्यासा था, लेकिन मिशा जैसी पावरफुल दीवार को लांघना आत्महत्या करने जैसा था। वरुण ने ठंडे मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, समर, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन याद रखना, नरक के भीतर कदम रखते ही तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। वहीं आसपास खड़े लोग अवाक रह गए। किसी ने सपने में नहीं सोचा कि एक एंशिएंट साधक समर को बचाने के लिए एक अनकन्वेंशनल सेक्ट की सेक्ट मास्टर मिशा ढाल बनकर खड़ी रह जाएगी। वहीं मिशा ने समर की तरफ देखा तक नहीं। वो हवा में तैरी और सीधे नर्क के द्वार की तरफ बढ़ गई। वहां प्रवेश द्वार पर एक गोल्डन किताब अमर सूत्र हवा में तैर रही थी। जैसे वो भीड़ की तरफ लपकी, वो ग्रंथ एक जिंदा प्राणी की तरह सुनहरी किरण में बदल गया और नरक के उस विशाल काले गड्ढे में कूदकर गायब हो गया। सूत्र के गायब होते ही आकाश में चल रहा एंशिएंट प्रेतों का युद्ध भी थम गया। वे परछाइयां समय की नदी में विलीन हो गई। अब सामने सिर्फ नर्क था, सैकड़ों मीटर चौड़ा एक ब्लैक होल, जो किसी आदिम राक्षस के खुले मुंह के जैसा लग रहा था, जो सब कुछ निगलना चाहता था। लालच ने डर पर विजय प्राप्त की। मिशा के पीछे पीछे तलवार एम्परर, ब्लेड एम्परर, जानवर एम्परर और यहाँ तक कि दुष्ट एम्परर और शैतान एम्परर सेक्ट के मास्टर भी उस अंधेरे गड्ढे में कूद पड़े। नॉर्थ सी का बूढ़ा राक्षस, मांस किंग सेक्ट और अन्य हजारों साधक भी अमर सूत्र की चाह में अपनी जान की बाजी लगाकर भीतर चल पड़े। तभी मोंक ने समर से पूछा, बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? समर ने गहरी सांस ली और उसकी बात का जवाब देकर कहा, हम भी चलेंगे, लेकिन याद रखना, सभी एक साथ रहना, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और वो साथ के साथ रसतल में उतर गए। प्रवेश करते ही एक अजीब सा सन्नाटा हुआ और एक ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक त्वचा के नहीं बल्कि आत्मा की थी। समर को लगा कि जैसे वो किसी बर्फ के ताबूत में कूद गया हो। यहाँ तक कि काले पीले और आकाश बख्शी सांप जैसे एंशिएंट जीव भी कांप उठे। वो जगह जिंदा प्राणियों के अनुकूल नहीं थी। वे नर्क के पहले लेवल पर थे। 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशालमयी रहस्यमयी एरिया। यहाँ न सूरज था न चांद, सिर्फ एक अनंत गोधुली और गहरा अंधेरा। यहाँ पेड़ थे, पौधे थे, नदियां थी, लेकिन सब कुछ काला स्या पड़ा था। फूलों में रंग नहीं था, सिर्फ मौत का कालापन था। तभी मोंक ने चारों तरफ देखकर समर से कहा, बॉस, ये जगह तो बड़ी डरावनी है। इसी समय समर ने अपनी टीम का मार्गदर्शन करके कहा, हम जमीन से 3000 मीटर नीचे हैं। हमें अब दूसरे लेवल का रास्ता खोजना होगा। इसलिए पिल्ली, तुम आगे चलो, तुम्हें एक्सपीरियंस है। काले पिल्ले ने नेतृत्व संभाल कर सभी को वार्निंग देकर कहा, आओ मेरे पीछे पीछे चलो। हाँ, यहाँ कुछ मत छूना मत। यहाँ का हर फल, हर पानी की बूंद जहरीली है। तभी उन लोगों को आगे से लोगों की चीखें सुनाई दी। समर ने इनको सुनकर ही कहा, चलो आगे चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा था आपके नजर में आगे? क्या कोई और जानवर आ गया था या फिर कोई आत्मा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करो।